नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। कल गोरखपुर में थे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ने इस बार अपने भाषण में 5 मिनट दिए हैं अखिलेश यादव पर। सीधा सीधा मोर्चा खोला है अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से। और प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद में ये बात ठीक लगने लगी, बिल्कुल स्पष्ट लगने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार सीधा सीधा मुकाबला, सीधा सीधा मोर्चा समाजवादी पार्टी से मांगती है। अपने लंबे भाषण में 5 मिनट से अधिक का समय दिया है प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर। और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ये जो लाल टोपी वाले हैं ये यूपी के लिए रेड अलर्ट है, खत। और बाद में उन्होंने काफी देर स्पष्ट किया है कि ये जो लाल टोपी वाले हैं यूपी के लिए रेड अलर्ट है, खतरे की घंटी है। और इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें ये जो लाल टोपी वाले हैं इन्हें केवल लाल बत्ती चाहिए। इन्हें न तो विकास से कुछ लेना देना है और ना और दूसरे कामों से लेना, इन्हें केवल लाल बत्ती चाहिए। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। और बिल्कुल साफ कहा है कि लाल टोपी वालों को केवल लाल बत्ती से मतलब है। खतरे की घंटी है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये लाल टोपी वाले। आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने और उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए ये लाल बत्ती चाहते हैं, सरकार में आना चाहते हैं। तो ये सीधा सीधा मोर्चा प्रधानमंत्री ने खोला है समाजवादी पार्टी से। और लाल टोपी इधर अखिलेश यादव के जब से अध्यक्ष बने हैं तब से लाल टोपी समाजवादियों के पहनावे में आ गई है। और इसी लाल टोपी पर हमला बोला है प्रधानमंत्री ने। तो ये लाल टोपी से भाजपा को खतरा है या लाल टोपी से प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को अलर्ट किया है, इसके क्या मतलब है? या सीधी सीधी लड़ाई है प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी सीधी सीधी लड़ाई है समाजवादी पार्टी से मान रही है? इसके और क्या क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं प्रधानमंत्री के इस भाषण से? और आज इस प्रधानमंत्री के इस भाषण पर, प्रधानमंत्री के भाषण के इस अंश पर समाजवादी पार्टी की से तीखी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। अखिलेश यादव ने भी इस पर सीधी सीधी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री के इस भाषण पर जो उन्होंने लाल टोपी वालों को यूपी के लिए रेड अलर्ट बताया है, खतरे की घंटी बताया है। आज हम हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी, प्रोफेसर है भारतीय महाविद्यालय में, और भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक बाथम, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित तिवारी, ये भाजपा का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से सुभाष जी हैं, सुभाष चंद्र साकी जी हैं, अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष हैं, और युवा नेता शशांक मिश्रा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, कन्नौज से जुड़ते हैं, और वरुण त्रिपाठी यहाँ युवा कांग्रेस के नेता है फैसलाबाद में। आप सबका स्वागत है आज के इस बुलेटिन में। और विषय वही है जो प्रधानमंत्री ने कहा है, उसी बयान को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी बयान पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, इसी बयान को हम आगे बढ़ाएंगे। आलोक जी, क्या है इस पूरे बयान के मतलब, क्या है प्रधानमंत्री के, किस तरह के खतरों से सावधान कर रहे हैं प्रधानमंत्री अपने इस भाषण से? शेखर भाई, सर्वप्रथम आज हमारे देश में एक वीर जाबाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो कि हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, जनरल बिपिन रावत जी। उनके प्रति मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और देश के सामने आज संकट है, दुख है, और पूरा देश उनके इस दुख में साथ है। अब रही बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, विगत की सरकार का अनुभव उन्होंने शेयर किया है। और शेखर भाई, ये मुकाबले की बात नहीं थी, ये प्रतिद्वंद्विता की बात नहीं है कि आपने मान लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर लाल टोपी की चर्चा की
तो वो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी हो गए। ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ आगाह किया है एक पार्टी विशेष की लाल टोपी को कि इस टोपी का चरित्र क्या रहा है विगत सरकार जो चली, उसका सिर्फ उन्होंने एक संकेत मात्र दिया है। ये कहीं संघर्ष को नहीं दिखाता। संघर्ष तो हमारा है ही नहीं कहीं से। आप निश्चित मानिए कि कहीं पर कोई संघर्ष नहीं है। आप स्वयं समाज में रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं तो आपको पता भी लगता होगा। रही बात लाल टोपी, ये लाल निशान जो है ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, ट्रेन जब आती है तो ट्रेन रुक जाती है, जैसे लाल झंडी दिखाई जाती है। ये लाल झंडी प्रदेश के विकास को थामने का एक संकेत दे गए हैं कि अगर प्रदेश के विकास का रथ का पहिया थामना है तो इस लाल झंडी से सतर्क रहना है, क्योंकि ये सिर्फ थामने का काम करते हैं। आज मैं, अब जब आपका विषय आया तो मैं एक थोड़ा रिकॉर्ड देख रहा था, ये मैंने उसको नोट भी कर लिया क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाता है। और विकास का रथ का जो है वो कैसे रुकेगा। आप ये देखिए कि अभी ये समाजवादी पार्टी चिल्लाती रहती है कि इतनी प्रकार के घटनाएं हो रही हैं, तो उसका एक घटना का थोड़ा सा हमने आंकड़ा इकट्ठा किया है जो कि पूरी तरीके से जो सरकार की जो एनसीआर भी होती है, जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो होता है, उसने वो आंकड़े जुटाए हैं। तो आप, मैं खुद दंग रह गया कि 2015 में लगभग 59,000 शिकायतें, लगभग 59,000 शिकायतें दर्ज हुई। इसका मतलब पुलिस बल के पास 16,000 से ज्यादा शिकायतें प्रतिदिन दर्ज होती थी आपराधिक कृत्यों की। अभी रेप की जब मैंने उसको उसमें डिटेल खंगाला तो उसमें रेप की जो घटनाएं हो रही हैं वो सिर्फ 2025 की 2015 में जो घटनाएं हुई वो 3,025 घटनाएं हुई। आप सोचिए, इतनी बड़ी घटनाएं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र खड़ा कर दिया था इन्होंने। और इन्होंने एक, जो आदरणीय मोदी जी ने कहा कि ये हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, ये एक गठजोड़ इन्होंने बना लिया था। और इसका एक निशान इन्होंने अपना लाल टोपी निर्धारित कर लिया था कि जिसके सर पे लाल टोपी है समझ लो इनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं पुलिस बल भी इनसे घबराता था, हमारा प्रशासन भी कहीं ना कहीं असहाय नजर आता था। तो प्रदेश की जनता को वो सिर्फ एक संकेत मात्र दे करके गए हैं कि प्रदेश के विकास के रथ का पहिया अगर रोकना है तो इस लाल टोपी वालों से सतर्क रहना है। संघर्ष की बात नहीं है यहाँ पर तो, और कांग्रेस तो है ही नहीं संघर्ष में, बसपा तो कहीं दिखाई नहीं देती। थोड़ा समाजवादी पार्टी के, चूंकि इनका चरित्र थोड़ा उदंडता भरा रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा है। कोई बात नहीं, आने वाले समय में इसका जनता सही तरीके से जवाब देगी। देखिए भाई साहब, आज का जो विषय है बहुत ही बढ़िया विषय है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने बयान में चर्चा की है, कहीं ना कहीं अभी 2-3 दिन पहले ही उसका एक नमूना देखने को हम सभी लोगों को मिला है। मैं फेसबुक पर एक वीडियो देख रहा था कल, तो एक महाशय एसपी के सिर को पकड़कर और उसके सिर में अपना सिर मार रहे थे, वो भी लाल टोपी लगाए थे और उनके चारों तरफ खड़े हुए लोग लाल टोपी लगाए थे। तो लाल टोपी का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो गया कि ये लाल टोपी माने, अगर अभी हम वो शब्द यूज नहीं करना चाहते जो पूर्व में आदरणीय मायावती जी कहती रही समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो शब्द दोबारा दोहराएगी नहीं। इनका चरित्र वही है जो मायावती शुरू में कहती रही। और मैं फिर एक चीज दोहराना चाहूंगा कि इन्होंने हमेशा अपराधियों को, गुंडों को, बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करती रही समाजवादी पार्टी। आज सत्ता से दूर होने के बावजूद भी ये लोग अपनी पुरानी परंपराएं आज भी नहीं भूले हैं और ये आज भी अधिकारियों के साथ वही अत्याचार और वही दुराचार करते हैं जो कल मैं एक वीडियो में देख रहा था।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को सतर्क करने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो 2017 में एक संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर लाना है, उसको आगे निरंतर कैसे बढ़ाया जाए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को आगाह किया है कि अगर विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को निरंतर चलना है तो इन लाल टोपी वालों से सावधान रहना है, क्योंकि ये लाल बत्ती की भूख में ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में नागरिक कैसे निवास करते हैं। ये कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं कर देते हैं कि इनके मंत्री साहब बलात्कार कर देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, चुनाव आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और भगोड़ा घोषित हो जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का मुखिया उनको अरेस्ट कराने का काम नहीं करता है। बात आती है उत्तर प्रदेश में, हो सकता है लोगों को ये लगने लगा हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल टोपी की चर्चा कर दी तो हम शायद फाइट में आ गए। 70 सीट प्लस नहीं होगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आज ये गांठ बांध लीजिए, 70 सीट प्लस नहीं होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी, और हम लोग 350 के साथ फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विकास की चिंता इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को है। आज जन जन में यही पुकार, फिर एक बार भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है कि हमने पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को जो सुशासन देने का काम किया है, हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई बड़े झगड़े नहीं हुए, किसी के प्लाट नहीं घेरे गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। ठीक, अंकित तिवारी। नमस्कार भाई साहब, आज का जो विषय आपने रखा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा लाल टोपी के लिए, उस पर मैं थोड़ा सा विस्तृत करना चाहता हूं। जैसे कि आप सबके संज्ञान में होगा, जब 2012 में सपा की सरकार आई थी तो इस कदर भयंकर उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंका गया था कि 2012-13 में मुजफ्फरनगर दंगा, उसके बाद कैराना से पलायन, ऐसे भीषण दंगों की आग में उत्तर प्रदेश जलने लगा कि लगभग पूरे प्रदेश में 12 से 17 तक भयंकर दंगे हुए। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कल का उद्बोधन था वो यही सतर्क करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को कि जो लाल टोपी है ये खतरे का निशान है। अगर आपने लाल टोपी को बहुमत दिया तो ये उत्तर प्रदेश को पुनः दंगों में झोंक देंगे, दंगों की आग में झोंक देंगे। वर्मा जी आदरणीय, आपने खुद फर्रुखाबाद की स्थिति देखी होगी, बहुत छोटे शहर की बता रहे हैं कि हमारे फर्रुखाबाद में जब भूमाफिया फॉर्च्यूनर खरीद के चलने लगे, भूमाफियाओं ने इतना चरम पर अपना सिस्टम फैलाया कि इसकी जमीन कब्जा करना, उसकी कब्जा करना, अवैध खनन, ये सब सपा सरकार में अपने चरम पर रहा है। भाजपा के नेताओं में अगर बात करें तो 5 सालों में शायद ही कोई भाजपा का कार्यकर्ता स्कॉर्पियो खरीद पाया हो, पर लेकिन सपा में एक टारगेट हुआ करता था कि अगर नगर सचिव भी कोई है तो वो भी फॉर्च्यूनर से चलेगा। भाई साहब, इतना धांधलगर्जी इनके शासन में रही है कि लाल टोपी ने हर जगह आतंक ढाया। थाने के अंदर अगर कोई लाल टोपी लगा के पहुंच जाता था तो दरोगा खड़ा हो जाता था, उसे कुर्सी दी जाती थी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आगाह किया, जनता को आगाह किया है कि लाल टोपी पुनः शासन में ना आ पाए। आपके संज्ञान में होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सैफई में दंगा होता था, पुलिस अधिकारियों को गिराकर पीटते थे ये लाल टोपी वाले, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया है। ऐसे कई मामले अगर मैं गिनाने पर बैठूं शायद आधा घंटा इसी में चला जाएगा कि सपा सरकार में कितनी गुंडई, कितना भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं का जंगल राज कायम रहा था। इसलिए इस जंगल राज को पुनः उत्तर प्रदेश ना देखे, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको आगाह किया है। अपनी बात समाप्त करता हूं। जय श्री राम। विवेक जी। देखिए, पिछले हफ्ते उप मुख्यमंत्री जी ने टोपी की बात करी और इस हफ्ते में प्रधानमंत्री जी ने टोपी की बात करी, तो वो टोपी वाले गुंडों से निजात दिलाने की बात कर रहे थे उप मुख्यमंत्री जी, ये खतरा दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो टोपी के ऊपर जो इतना संदर्भ लिया जा रहा है कि टोपी दिखा रहे हैं, तो हमें लगता है कहीं ये अपनी टोपी पहनाने के चक्कर में तो नहीं है, सब टोपियां खराब बता के ये। दूसरी बात, अब देखिए मूल विषय पे आते हैं, लाल टोपी की बात कर रहे हैं, तो लाल टोपी में लाल रंग की बात अगर है तो लाल रंग तो हमारे सनातन धर्म में हर पूजा पाठ में लाल रंग होता है, उसके बगैर तो पूजा ही नहीं कि सनातन धर्म में होती है।
और जितनी देवियां हैं वो सब लाल रंग की प्रतीक सब उसमें है। सुहाग का प्रतीक है लाल रंग, लाल रंग की चुनरी देखिए क्या होता है ये। और अब अगर टोपी की बात करें तो आप जरा याद करिए, अभी बहुत दूर मत जाइए, 2014 में ये लाल टोपी वाले अहमदाबाद आए थे तो उनको इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने झूला झुलाया था। लाल टोपी वाले थे 2014 में जब अहमदाबाद आए हैं चीन के राष्ट्रपति। और अगर थोड़ा और उससे पीछे चले जाएं तो 2003 में अगर पहुंच जाएं तो आज जिस लाल टोपी की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उन्हीं को बताया था कि लोकतंत्र इन्हीं को गद्दी में बिठाने से बचेगा। और तीसरी बार माननीय मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री इन्हीं कमल वालों ने बनाया था और ये कह के बनाया था कि लोकतंत्र खतरे में है उत्तर प्रदेश में और लोकतंत्र बचेगा तो ये खाली बचेगा माननीय मुलायम सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने से। तीसरी बार बनाया था। ये भी याद करिए, ये तो जिसकी बात कर रहे हैं ये तो कुछ भी इनका स्पष्ट नहीं है। ये सब चीज कहते कुछ है करते कुछ है। अब आतंकवादी की आप बात करते हैं कि आतंकवादी छुड़ाना चाहते हैं। आप सोचिए, अभी छोड़ दीजिए पुरानी बात, पुलवामा में हमारे 45 लोग मारे गए, उसके पीछे भाजपा को सत्ता मिली, लेकिन आज तक पुलवामा में कि उसकी जांच हुई, उसकी रिपोर्ट देश को मालूम है, कितने लोग पकड़े गए हैं। ये खतरा जो आप कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे लड़ाई की बात हो रही है, क्या इसके माने निकाले जाएं, तो इसके माने शेखर साहब बिल्कुल स्पष्ट हैं कि ये सिर्फ तैयारी हो रही है, वही पटकथा आगे बढ़ रही है जो BL संतोष और राधा मोहन जी के समय 4 महीने पहले लिखी गई थी, हिंदुत्व की मुर्गे। तो ये ध्रुवीकरण की एक राजनीति की जो है उसकी प्रधानमंत्री जी ने और उसको पुख्ता किया है। ये तो ये और कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ जो आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये आश्वस्त इसीलिए दिखाई पड़ रहे हैं कि ध्रुवीकरण के लिए इनका सिर्फ उद्देश्य है, न लाल टोपी पीली टोपी कुछ नहीं, ये सिर्फ ना उसकी बात केवल ध्रुवीकरण के लिए उसकी जमीन ये बना रहे हैं 2022 के लिए, 3 महीने बाद जो चुनाव होने हैं ये। तो इस तरह की चीजें। और सुशासन की बात आप करते हैं, सुशासन तो जनता ने देख लिया है। आधी रात में एक दलित की बेटी का शव जलाया गया और किसी पे कोई कार्रवाई अब तक हुई? बुलंदशहर में कांड हुए, आगरा में हुए, औरैया में हुए, उन्नाव में हुए, क्या हुए? और आखिरी में भाजपा उनको पद दे रही है। तो ये सुशासन की बात किस मुंह से करते हैं? अब रही बात विकास की, विकास आप देखिए, किसी जनपद में आप बताइए एक प्राइमरी स्कूल तक अगर बना हो, क्या विकास की बात करते हैं ये? तो ये सिर्फ पूरा का पूरा जो है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। जनता को इन्हीं टोपी में और पेटीकोट में धोती में डाल के ये असली मुद्दों से जो इन्होंने किया है, जनता उसका हिसाब मांगने की बैठी हुई है कि आज जो महंगाई जनता करा रही है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान की आमदनी गिर गई है, खाद के लिए उसकी मौतें हो रही हैं, मुफ्त खाद देने का वादा किया और आज खाद को लाइन में लग के हो रहा है। तो इन मुद्दों से हटाने की बात हो रही है, खाली इन चीजों में पढ़ के। दोनों दल की एक तरीके से ये नूरा कुश्ती चल रही है ध्रुवीकरण करने के लिए। जी भाई साहब, देखिए सबसे पहले बिपिन रावत जी और उनके साथ में जो लोग ये दुर्घटना हुई आज नहीं रहे, उन सबको नमन। दूसरी चीज आप देखिए कि मोदी जी का जो बयान आया तो कंटिन्यू, बिल्कुल मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि उप मुख्यमंत्री जी ने भी साहब टोपी की बात की और प्रधानमंत्री जी ने भी साहब टोपी की बात की। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे ये लगता है कि साहब जो है उत्तर प्रदेश की जनता को टोपी पहनाने का टाइम आ गया, वही हम लोग सब लोग देख रहे हैं। भाजपा के साथी ने साहब NCRB के जो डाटे उठाए और जो हम लोगों के बीच बात रखी, आपने जब से बीजेपी सरकार आई है क्या उस NCRB के डाटे की आपने बात की? आपने भ्रष्टाचार की बात की जो सपा सरकार में थे या पूर्ववर्ती सरकारों में थी? तो आज वर्तमान की स्थिति क्या है? जो साहब सपा के दौर में 1000 रुपए में दरोगा मान जाता था, वो आज इतना स्वतंत्र और बेलगाम दरोगा हो गया है कि साहब 5000 में मानने वाला नहीं। योगी जी की सरकार में 100 आप ही के विधायक साहब योगी जी से बगावत की, शायद भाजपा के साथी हमारे बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। दूसरी चीज, आपने साहब रामराज की बात की, रामराज की सरकार की, तो हाथरस कांड में याद दिलाना चाहूंगा अपने भाजपा के साथियों को कि एक दलित की बेटी को साहब उसके परिवार का कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। ये सनातन धर्मी सरकार साहब उसे डीजल पेट्रोल मट्टी तेल
डाल के प्रशासन साहब उसे जला देता है, उसके परिवार का एक व्यक्ति नहीं। दूसरी चीज चिन्मयानंद, क्या पूर्ववर्ती किसी भी सरकार में क्या चिन्मयानंद जैसे आरोपी जो आपके सत्ता में इतने बड़े बड़े पद पे रहे साहब, उन्हें क्या, उनका क्या साहब जेल से छूटने के बाद माल्यार्पण हुआ? तीसरी चीज, हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि 350 अब की बार पार होगी भाजपा, तो साहब इन्होंने तो साहब अमित शाह जी को भी चैलेंज किया। वो जब अभी आए थे तो उन्होंने कहा कि आप 300 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता देगी। 3-4 बार उन्होंने साहब जहां सभा कर रहे थे वहां आवाज दी, जनता ने जो भी उनकी बात का उत्तर दिया। तो साहब इन्होंने अमित शाह जी के भी 300 के आंकड़े को साहब पार करते हुए 350 का, तो साहब बचा ही क्या है? उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे कोई चीज बची नहीं, पूर्ण हो चुका विकास, भाजपा ने सब विकास कर दिया है, अब कोई चीजें बची नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम पोलराइजेशन के ऊपर है। 2022 में इसी के ऊपर चुनाव होगा, लेकिन जनता धोखा खाने वाली नहीं है साहब। 5 साल हो गए, उत्तर प्रदेश की जनता की दशा बिल्कुल निम्न स्तर पे पहुंच गई। शशांक जी शेखर भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व्यंग्यात्मक तरीके से और सीधे सीधे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार ये समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कभी लाल टोपी की बात करते हैं, कभी लाल रंग की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को शायद ये नहीं पता है कि जिस सनातन धर्म की ये लोग राजनीति करते हैं, उस सनातन धर्म का रंग ही लाल है। प्रभु बजरंगबली का रंग भी लाल है। सनातन धर्म में जो भी हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उन सभी का रंग भी लाल है। उनको जो हम चुनरी पहनाते हैं, उसका रंग भी लाल है। और इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य हैं, उन सभी की रगों में जो बह रहा है वो खून भी लाल रंग का ही है। शायद भाजपा के लोगों की रगों में जो खून बह रहा है वो कहीं ना कहीं काला है, इसीलिए लगातार ये लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये लाल टोपी की बात कर रहे हैं। समाजवादी विचारधारा की रहा है कि वो इस तरीके के आंदोलन लगातार देश और प्रदेश में पहले भी करते रहे हैं टोपी लगाकर, और इन आंदोलनों के माध्यम से गरीबों को, शोषितों को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को उनका हक लगातार दिलाया जा रहा था। और साथ में मुझे ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की याददाश्त थोड़ी कमजोर है। प्रधानमंत्री स्वयं कई मुद्दों पर लाल टोपी लगा चुके हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि रेड अलर्ट, लाल टोपी को वो रेड अलर्ट बता रहे थे। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, लाल टोपी रेड अलर्ट है, क्योंकि जब ट्रेन गलत दिशा में जा रही होती है तो लाल निशान दिखाकर ही उसको रोका जाता है। आज उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो अपने गलत निर्णयों की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता को लगातार धोखा दे रही है, और समाजवादी पार्टी उनको विभिन्न मुद्दों पर लगातार घेरने का काम कर रही है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो। लखीमपुर में आप देखिए क्या हुआ। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोग इन लोगों के लिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए रेड अलर्ट हैं। और अभी आप देखिए प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी इतने हताश हो गए हैं, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जी के आंदोलनों में जिस तरीके का जन सैलाब दिखाई पड़ रहा है। अभी आप देखिए शेखर भैया, मेरठ में जो रैली थी आदरणीय अखिलेश जी की, उस रैली में जब जन सैलाब वहां दिखाई पड़ रहा था ग्राउंड में, तो वहां नेटवर्क गायब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग विशाल जन सैलाब को देखकर डरे हुए हैं, और जनता का सीधा सीधा स्पष्ट जनादेश है कि समाजवादी पार्टी की सरकार लगातार आ रही है। दूसरी बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे थे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार के समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को पीटा। शायद वो ये भूल रहे हैं कि इटावा या औरैया जनपद की एक घटना थी, जहां कप्तान साहब की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतनी पिटाई की कि उनके कान से खून बहने लगा, और उन्होंने मीडिया को बताया कि साहब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग बम लेकर आए हुए हैं।
तो ठीक है। शायद ये कहीं न कहीं भूल जा रहे हैं। सुभाष जी, अभी हाल में ही आप देखिए गोरखपुर में क्या हुआ, जो मोदी जी की रैली थी उसमें सरकारी बसें इस्तेमाल की जा रही हैं। सुभाष जी, आजमगढ़ में अमित शाह जी की रैली के लिए आकस्मिक फंड से 40 लाख रुपए निकाल कर खर्च किए जाते हैं। चलिए ठीक। हाँ सुभाष जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि लाल टोपी से बहुत भारी खतरा है प्रदेश, मतलब समाजवादियों से खतरा है। ये लाल टोपी वालों के डर से बीजेपी जो है डर गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार अब जा रही है, मतलब जाने वाली है, इसलिए इन्हें डर लग रहा है और दूसरा कोई वजह नहीं है। और सिर्फ यही है, इसके अलावा क्या है, इनका कोई अपना विकास का मुद्दा नहीं बताएंगे, विकास हमने क्या किया वो नहीं बताएंगे। ये सिर्फ जो है गुमराह ये करना चाहते हैं कि हम केवल इनमें उलझा दें, कहीं लाल टोपी में, कहीं सफेद टोपी में, कहीं लुंगी में, इस तरीके से उलझा के और हम इनको डाइवर्ट कर दें। जनता हमसे ये पूछे कि हमने क्या रोजगार दिया, क्या हमने जो है भ्रष्टाचारी कम की, क्या हमने देश या प्रदेश का कोई विकास किया, क्या हमने सड़कों गड्ढा मुक्त की है, क्या हमने जो है शिक्षा को अच्छा किया, ऐसा कुछ नहीं किया। तो इनका केवल इतना है कि किसी तरीके से हम जो है इन्हें भ्रमित करें, और यही ये लोग चाहते हैं। लेकिन अब ये लाल टोपी वाले, ये समाजवादी पार्टी या देश या प्रदेश की जनता अब ये जान चुकी है कि अब हम इनके इन बातों में हमको नहीं उलझना है, सिर्फ हमको जो है विकास की बात करनी है और विकास के बारे में सोचना है। चिकित्सा पर कैसे काम हो, स्वास्थ्य और साथ साथ शिक्षा पर कैसे काम हो, इन चीजों की वजह से ये डर गए हैं। इन्होंने देख लिया कोरोना काल में इन्होंने कुछ नहीं किया, पूरे शिक्षा पर कुछ नहीं किया, इनने पे कुछ नहीं किया। हमारे देश का नौजवान इतना बेरोजगार है, वो उसको कहीं पर भी रोजगार, कोई स्किल इंडिया इन्होंने नहीं किया, कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई, किसी भी प्रकार से कोई ऐसे काम नहीं किए जिससे कि रोटी मिल जाए। तो ऐसी बातें हैं और 2022 के चुनाव में जनता ये सब जानती तरीके से, ये अब इनको नहीं आना है, इसलिए केवल ये जानते हैं कि सिर्फ जो समाज ही आ पाएंगे और यही इनको फेस करेंगे। और पूरे देश की जनता ये देख है कि अब जो है सपा ही सरकार, इन्हें भी लग रहा है, ऐसा इन्हें लग रहा है, इन्हें भी लग रहा है, इसलिए ये केवल गुमराह करके तरीके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और इनका सिर्फ मकसद केवल ध्रुवीकरण के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। अरे विकास पे बात करें, स्वास्थ्य हम ये करके देंगे, हम जो है शिक्षा बढ़िया करके देंगे, हम जो है सड़कें अच्छी बनवाएंगे, हम अस्पताल बनवाएंगे, हम जो है ट्रेनें आपको ज्यादा देंगे, हम आपको जो है महिलाओं की सुरक्षा पर बात करेंगे, हम महिलाओं के उत्थान की बात करेंगे, हम बेरोजगारी पर अच्छा कार्य करें, ऐसी बातें करें। ये ध्रुवीकरण करने से आपका कुछ नहीं होगा। भाजपा के प्रवक्ता मुझे से ब्रिलियंट है, इनको एक इनको इन चीजों को अपने में थोड़ा उन्हें ध्यान आकर्षित कराएं कि हम ऐसे बात, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री प्रदेश में मतलब नैतिक दायित्व के पद पे होते हुए इस तरीके का अच्छा भाषण कहना चाहिए और बहुत छोटा सा इस तरीके की ये नहीं है, नहीं है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको तो विदेश ये देखना चाहिए हमारा देश दुनिया में कैसे डेवलप कर रहा है। ठीक है सुभाष जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हमें अब सुन लीजिए भाई, बेरोजगारी पर चर्चा करनी चाहिए, हमें सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, अब सुन लीजिए। लेकिन जब अखिलेश यादव जी चर्चा करेंगे तो वो जिन्ना पर चर्चा करेंगे, ये तो आपका काम है, ये तो अरे महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे थे सुभाष जी, महिला सुरक्षा में आपसे ज्यादा इससे नहीं कर सकते ना। आपकी सरकार के मंत्री बोलो भाई, जब अखिलेश यादव चर्चा करेंगे, अभी ध्रुवीकरण की जो है आरोप लगा रहे हैं बड़े आसानी से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। साहब ये बात सुन लीजिए, की शुरुआत कौन करता है? पूरे
अभी चुनाव नहीं चालू हुआ है, जब अखिलेश यादव जी का पहला बयान आता है कि वो जिन्नावादी हो जाते हैं। वो साहब जिन्ना की चर्चा करते हैं भारत में चर्चा होनी चाहिए तो महात्मा गांधी जी की होनी चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होनी चाहिए। हमारे यहाँ यही तो वजह है। आपकी जो है आदत में बन गया है कि कैसे हिंदू और मुसलमान किया जाए। आपने पिछले जब 5 वर्ष आप सत्ता में रहे, आपने छोटे बड़े मिलाकर लगभग 5000 दंगे कराने का काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको विदाई दे दी। आज आपके अखिलेश यादव जी ने छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक बड़ा गठजोड़ बनाने का काम किया है। साहब उन दलों में ही एकता नहीं है। केशव देव मौर्य जी क्या बयान देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर एक राजनीतिक जोकर है। साहब ऐसी पार्टी और ऐसे ठीक है संगठन में सुनिए तो आपका है, देखिए आप केवल करते हैं। अरे सुभाष जी आपसे कहना चाहूंगा, आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आपकी सरकार महिला का सम्मान आपसे ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते ना, आपके मंत्री आजम खां महिलाओं के अंग वस्त्रों को कलर बताते हैं, आप महिला सम्मान की बात करते हैं। तो पर्चा दाखिल आप करते खुद देखिए, आप देखिए ना, आप ये देखिए पहले अपनी सरकार के मंत्रियों को देखिए जिन्हें महिलाओं का सम्मान करना कितना अच्छी तरह आता है। आप आधी रात में आप बात कर रहे थे, आपकी सरकार के मंत्री बलात्कार करते हैं। क्या किया आपने? आप देखिए भाई भैया अपनी सरकार के कार्यकाल याद करिए। महिलाओं के लिए कुछ मंत्री बलात्कार पूरे कार्यकाल भर उसकी डेड बॉडी रात में जला दी और उसके घर वालों को नहीं आने दिया, और इससे ज्यादा आपका समय याद करिए ना। आप लोग क्या करते थे? रामपुर की फरमान जारी करते थे। प्रधानमंत्री की रैली के लिए बसों में मनरेगा के लग गया है 2022 में हम नहीं आ रहे हैं। लोग क्या कहते हैं कि तनखैया इनसे जूते साफ कराना चाहिए। ये आजम खां आपकी पार्टी के नेता है ना, बता दीजिए। नितिन अग्रवाल जी ने कहा अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं को चाय नहीं पिलाएगी, और भाई साहब आप अभी एक मिनट, सपा के प्रवक्ता जी आपसे कहना चाहता हूँ, अभी आप कह रहे थे कि सरकारी बसों का इस्तेमाल करते हैं वाजपेयी। अरे आपने तो सरकारी धन से नंगा नाच कराया सफाई में, आप उसकी बात करिए ना। आपकी सरकार में क्या होता रहा? सहमत है कि आपने सरकारी बसों का इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया। अरे सरकारी बसों का इस्तेमाल बिल्कुल किया है, लेकिन हमने सरकारी बसों का इस्तेमाल किया। अगर हमने सरकारी धन से दीपोत्सव कराए, सरकारी धन से दीपोत्सव कराए, आपकी सपा की सरकार ने सरकारी धन से सफाई में दिन अनाज कराया। इसीलिए आपने मनरेगा के नजदीकों को उसमें बढ़ा कर वहाँ रैलियां कराई। अमित शाह जी की रैली के लिए सरकारी खजाने से 40 लाख रुपए हैं। अब सैफई महोत्सव क्यों नहीं होता? अब सैफई महोत्सव अपने पैसे से कराइए। अब सैफई महोत्सव बंद हो गया। अब तक सरकार रही 12 से 17, सैफई में बॉलीवुड से लोग आते थे, अब कहाँ चले गए? सरकारी धन का दुरुपयोग किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया दुरुपयोग। पार्टी के कार्यालयों को देखिए आप, 5 स्टार होटल लगते हैं कार्यालय। सुन लीजिए, कार्यालयों को देखिए आप, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। बोलिए विवेक जी बोलिए। देखिए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने आके जो ये टोपी का बयान देके ये बिल्कुल तय है कि उप मुख्यमंत्री जी के नंबर बढ़ा दिए, बाबा जी के नंबर कम हो गए। ये तो बात बिल्कुल तय कर दी प्रधानमंत्री जी ने कि ये टोपी वाली बात उन्होंने 1 हफ्ते पहले जो उप मुख्यमंत्री जी ने बात कही टोपी की, उन्होंने इस तरह से करके उनके नंबर तो बढ़ा दिए उन्होंने। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। ये दूसरी बात, आपको याद होगा शेखर साहब कि प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले भी कहा था कि हम कपड़े देख के पहचान लेते हैं। आप सोचिए, शायद विश्व में भारत इकलौता देश है जहाँ के प्रधानमंत्री के अंदर इस तरह का बयान दे रहा हो कि हम कपड़े देख के लोगों को पहचान लेते हैं। अब आप सोचिए 7 सालों में अगर कपड़े देख के पहचान लेते थे
तो आज सारे थानों में जियो भेज देते तो आज शायद क्राइम कम हो गया होता, कितना पुलिस की सरकार का खर्चा कम हो गया होता कि अपने कॉन्फिडेंशियल भेज देते कि ये पहचान होती कपड़े देख के तो ये फला व्यक्ति है, इसको ऐसे हो, ये अपराधी है या वो है, तो आज थानों को बड़ी असुविधा उससे हो जाती। और जो हमारे तमाम मीटिंगों में मेटल डिटेक्टर और तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगती हैं उनका भी खर्चा थोड़ा कम हो जाता। आज सरकार ने उसके लिए कोई जियो नहीं बनाया हमारे, जबकि प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं कपड़ों से लोग पहचान लेते हैं। तो आज ये सिर्फ एक है साहब, बिल्कुल तय बात है कि आज 7 सालों में देखिए मोबाइल पड़ता था, शेखर साहब एक मिनट, 10 मोबाइल पहले रिचार्ज होता था, आज निजी खातों में आज 40 रुपए से कम मोबाइल रिचार्ज नहीं होता। ये निजीकरण करके देश को बेच, आज गरीब आदमी 10 रुपए था, 300 देश ने को भाजपा ने दिया। मिश्रा जी एक मिनट देखिए, भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है। आप देखिए कि ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि साहब माननीय मोदी जी ने शशि थरूर की पत्नी के लिए भरी सभा मंच से साहब कहा था कि साहब 1 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड। दूसरी चीज हमारे भाजपा के भी साथी ने कहा साहब सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का सम्मान होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं इनसे 100% सहमत हूँ। लेकिन कंगना के बयान पे साहब उन्होंने आजादी के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न लगाया कि भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी मूक दर्शक बनी हुई साहब गंगा नाच देखती रही। क्या भाजपा के अंदर साहब इतनी ताकत नहीं थी कि साहब आजादी के 20 सबूतों के ऊपर जिसने प्रश्न लगाया उसके ऊपर कार्रवाई करती? वो खुली घूम रही साहब। भाजपा एक भक्तों और महिलाओं का सम्मान की बात करती है, इसने सबसे बड़ा अपमान किया था। चलिए ठीक है आलोक जी। हाँ देखिए शेखर भाई, पहला निवेदन मैं करूंगा कि हमारे बीच में बोले ना, क्योंकि मैं बोला नहीं। जल्दी से खत्म करिए, समय समाप्त। अभी हमारे साथी कह रहे थे कांग्रेस के कि महिला के सम्मान की बात, दिग्विजय के बयान जो आए हैं पूरा देश उन बयानों को सुना है और शर्मसार भी है। आपके ही गृह राज्य मंत्री जायसवाल जी जो कि कानपुर के ही सांसद रहे, उनका भी बयान आया था, उसको भी आपके दिमाग में होगा, दोबारा उसका हमको बताना भी कुछ शर्म जैसा लगता है। अब रही बात दलितों पर अत्याचार की, अभी समाजवादी पार्टी कह रही थी कि दलित पे अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस भी कह रही थी दलित पे अत्याचार हुई। मेरे पास 2015 का आज मैंने आंकड़ा वही एनसीबीआर का लिया है, 8,358 दलितों पर अत्याचार हुआ है, रेप की घटनाओं का। ये समाजवादी पार्टी के 2015 के कार्यकाल की आंकड़ा जो सरकारी ब्यूरो ने जारी किया था, वो 8,358 दलितों पर रेप अटेम्प्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। अब आप सोचिए कि क्या है। हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, नहीं आप सुन लीजिए। देखिए शुक्ला जी केवल हम ये कह रहे हैं बात तथ्यात्मक होनी चाहिए। रही बात समाजवादी पार्टी ने शिक्षा की बात उठाई, पूरा प्रदेश जानता है कि शिक्षा के विनाश में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान है, इस नकल व्यवस्था को एक राजनीतिक अमली जामा पहनाने का अगर कार्य किया तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। हमारी सरकार माननीय कल्याण सिंह के नेतृत्व में बनी थी, हम सब लोगों ने शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास किया और माननीय योगी जी की सरकार में फिर हम उस भ्रष्ट व्यवस्था को हम पुनः पटरी पर लाने का पूरा प्रयास किया। तीसरी बात, आपने कहा कि बहुत दंगे हुए। मेरे पास दंगे का भी एक आंकड़ा है, कम से कम 2015 के आंकड़े के अनुसार मैं बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश में 15 दंगे प्रतिदिन होते थे और ये आंकड़ा लगभग 6,000 का है। 2015 में 6,813 दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे। हमारी 5 वर्ष की सरकार थी, आप दंगों को उंगलियों पर नहीं गिना पाएंगे। तीसरी बात, आपने कहा विकास, रक्षा कॉरिडोर हमारे देश का उत्तर प्रदेश में बनना है। आपने एक एक्सप्रेस वे बनाया था, हमने 5 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बनाया। आप सुभाष जी जवाब देंगे क्या? जी जवाब देंगे। नहीं सुन लीजिए,
ये टाइम हो गया आलोक जी। देखिए अब ये आप आपकी है बात क्या, हम सब लोग तथ्यात्मक बोलते हैं और आप सब लोग तथ्य परक नहीं बोलते। देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं रही है, एक मिनट सुभाष समझ रही है उस बात को। एक मिनट समाप्त कर लेते हैं। हाँ, हम तथ्य परक बोलते हैं, हमारे पास कोई अनर्गल प्रलाप नहीं रहता है, तथ्यात्मक है, सब आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर हम सब लोग बात करते हैं। लेकिन आप सब लोग झूठ प्रपंच फैलाते रहते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। जनता मूर्ख नहीं है, समझ रही है कि कहां पर उसका हित सुरक्षित है। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से, 1 मिनट में। 1 मिनट के बाद। आपने 3 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार का वादा किया था, आपने 5 करोड़ बेरोजगार कर दिया है। आपने स्वास्थ्य के लिए कहा था कि हम इतने अस्पताल खुलवाएंगे, इतने और मतलब नए इजाद कराएंगे, डॉक्टर की नौकरियां देंगे। क्या हुआ? नहीं किया आपने। आपने कहा था गड्ढा मुक्त। आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आंकड़े बताइए। फिर आप बीच में कर रहे हैं, आप कहते हैं फिर अपने आप पर पलट जाते फिर हैं। आप ये गलत है। नहीं, आप जब प्योर झूठ बोलते हैं तो कष्ट होता है ना। आप आंकड़े लाइए ना। देखो आप कहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है और हम कहेंगे तो आपको झूठ लगता है। आप देख लीजिए ना, फरीदाबाद में कोई सड़क बता दीजिए कि वो गड्ढा मुक्त हो, आप बता दीजिए, एक पे एक आ जाइए। आप ऐसे कर लीजिए। फरुखाबाद में क्या चिकित्सा की व्यवस्था है आप देख लीजिए। फरुखाबाद में पुलिस प्रशासन की आपकी क्या व्यवस्था देख लीजिए। फरुखाबाद में कितनी आपकी चोरियां और वो हो रही, आप वो देख लीजिए। आपकी कानून व्यवस्था क्या, आप ये देख लीजिए। ऐसा नहीं है आपको इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप दूसरे नजर से देखते हैं। मेरा कहने का आप इन पर विचार करिए, और आपने जो किया है, आप वादे तो बहुत करते हैं लेकिन आप धरातल पर नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए जनता जो है आप मन बना चुकी है कि केवल परिवर्तन लाना है और भाजपा को हमको हटाना। इसके अलावा चलिए आज की इस बुलेटिन की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, अभिषेक का, अंकित का, शशांक का, वरुण का, सुभाष जी का और विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।